अंबेडकर जी ने उस दिन एक प्रमुख टिप्पणी यह की कि अब हमको नायकों की पूजा छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आप सबको संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस संविधान दिवस पर आप सब शुभकामनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, किंतु संविधान दिवस पर संविधान की आत्मा और संविधान निर्माण के पहलुओं पर चर्चा करना भी आवश्यक है। साथियों, यदि आप भारत के इस महान संविधान को समझना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज के दिन दिया गया भाषण को अवश्य सुनना पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि संविधान की आत्मा को समझना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के इस संविधान के पक्ष में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था, जिसको सुनने के बाद आपको इस संविधान के प्रति आस्था आपके दिल में और बढ़ जाएगी। एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना जैसे आवश्यक है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के द्वारा संविधान के निर्माण में जो काम किए जा रहे थे और जो संविधान निर्माण किया गया था, उसके संबंध में उस समय आलोचना भी हो रही थी। और आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अपना भाषण दिया, उसमें प्रमुख रूप से उन्होंने उन आलोचनाओं को खंडित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया। संविधान के बारे में जो आलोचना थी, जो प्रश्न थे लोगों के, उसके संबंध में आज से एक दिन पहले यानी 24 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विभिन्न विद्वानों ने अपने तर्क प्रस्तुत कर दिए थे। उन्हीं तर्कों का उत्तर आज के दिन अंबेडकर जी ने दिया था। तो यदि 25 तारीख के डिबेट को आप पढ़ते हैं या 25 तारीख के अंबेडकर के भाषण को पढ़ते हैं, तो आपको 24 तारीख को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई है, उस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि दोनों दिनों के डिबेट को यदि आप पढ़ना चाहें तो आपको दो सेपरेट किताब पढ़ने के लायक समय निकालना पड़ेगा, पर सरसरी तौर पर हम 24 तारीख को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए डिबेट को समझने की कोशिश करते हैं। यानी 24 तारीख को इस संविधान को बनाने वाले महानुभावों ने क्या क्या टिप्पणियां की थी, उस पर भी आपको सरसरी तौर पर निगाह रखने की आवश्यकता है। 24 तारीख को राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत सरकार अधिनियम के संबंध में चर्चा करने के उपरांत कुछ प्रमुख सदस्यों को संविधान के संबंध में अपनी टिप्पणी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बुलाया था, और उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट के साथ कहा था कि पूरी संविधान के निर्माण के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैंने आपके शब्द शब्द को सुना है। इसके बाद भी आज अंतिम दिन आप लोगों से विशेष टिप्पणी मैं लेना चाहता हूं। नाम तो मेरे पास बहुत सारे आए थे, मगर समय की पाबंदी को देखते हुए मैंने बहुत कम लोगों को चुना है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने सबसे पहले सीपीएन बरार के जो मेंबर थे मिस्टर फ्रैंक एंथोनी, उनको बोलने के लिए बुलाया। फ्रैंक एंथोनी ने जो 1949 में सबसे ज्यादा संविधान की आलोचना हो रही थी, उसके संबंध में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के बारे में राष्ट्र में संविधान की आलोचना हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह संविधान पूरी तरीके से केंद्र को सत्ता देने के लिए बनाया जा रहा है, यानी सत्ता पूरी तरीके से केंद्र पर केंद्रीकृत हो जाएगी। इसका उन्होंने जवाब दिया और राज्यों को दिए गए अधिकार के संबंध में चर्चा करते हुए इस धारणा को खारिज किया कि संविधान केंद्रीकृत है। उन्होंने एक प्रमुख अपनी आपत्ति संविधान पर दर्ज की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जो है उसको आप लोगों ने राज्य की अनुसूची में रखा है, वो मैं शुरू से चाहता था कि यह केंद्र की अनुसूची में हो। यानी जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य को न देते हुए केंद्र को दी जानी चाहिए थी। में यदि किसी राज्य के पास संसाधन की कमी हो तो भी
स्वास्थ्य के संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होनी थी या उसको केंद्र सूची में स्वास्थ्य को लिया जाना था। उन्होंने पुलिस प्रशासन को केंद्रीकृत किए जाने का भी सुझाव दिया था। उन्होंने नीति निर्देशक तत्व के संबंध में चर्चा करते हुए यह विशेष रूप से बल दिया था कि सामाजिक सुधारों पर बल देने से यह नीति निर्देशक तत्व स्वमेव स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद मैसूर राज्य के हनुमंतैया ने अपना भाषण दिया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत किए, जो व्यक्ति को स्थापित कानून की प्रक्रिया से परे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किए जाने के सवाल पर अपने विचार प्रकट किए। मद्रास राज्य के डॉक्टर पी पट्टाभी सीतारमैया ने लंबा चौड़ा अपना उस दिन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमको विरासत में अंग्रेजों से क्या मिला, एक खोखला भारत अंग्रेजों ने हमको दिया। वो सब कुछ हमारा ले गए, हमारी संपत्ति ले गए, हमारा खनिज ले गए, हमारे संसाधन वे ले गए, हमारा जो ज्ञान था, हमारी किताबें थी, उसको वो ले गए। हमको विरासत में कुछ भी उन्होंने हमारे लिए विरासत में नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में भी यदि हम संविधान का निर्माण करके पुनः भारत अपने पैरों में खड़ा होने का प्रयास कर रहा है तो यह बड़ी बात है। डॉक्टर सीतारमैया ने जो प्रमुख बात कही, जो उल्लेखनीय है, वह यह है कि उन्होंने कहा कि नियंत्रक और लेखा परीक्षक को सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश के समकक्ष पावर दिए जाने की व्यवस्था संविधान में की जानी थी, जो नहीं की गई है। 25 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर ने जिस अहिंसा के प्रश्न पर, गांधी जी की अहिंसा के प्रश्न पर उठ रहे सवालों का जवाब जो दिया, उसको डॉक्टर सीतारमैया ने 24 तारीख को ही एक्सप्लेन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक आजादी नहीं मिली थी तब तक के अहिंसा, सत्याग्रह और सरकार के विरुद्ध में विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों की आवश्यकता थी, किंतु अब स्वतंत्रता हमको प्राप्त हो गई है और हम अपना संविधान बना रहे हैं। तो आपको गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को लागू करने के लिए आपके पास न्यायपालिका आ गई है। आप न्यायिक रूप से संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं या विरोध के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिहार के जगत नारायण लाल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था उस दिन। वह महत्वपूर्ण मुद्दा यह था, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण का विरोध किया था। साथ ही उन्होंने इस संविधान के धर्मनिरपेक्ष शब्द के प्रयोग पर अपनी टिप्पणी प्रदान की थी। उन्होंने कहा था कि भारत प्राचीन समय से ही धार्मिक राष्ट्र रहा है, संविधान में धार्मिकता परिलक्षित नहीं होती। उन्होंने संविधान ने रोमन अंकों की स्वीकृति के संबंध में भी आपत्ति की थी और कहा था कि हिंदी के जो देवनागरी के जो अंक हैं, उसको लिया जाना चाहिए था। टी कृष्णामाचारी जी ने भी जो भारत में हो रही आलोचनाओं के बारे में अपना अभिभाषण आरंभ किया और सबका भलीभांति उन्होंने आलोचनाओं का उत्तर दिया। उन्होंने दामोदर स्वरूप जी की आलोचना का भी उत्तर दिया और उल्लेख भी किया कि भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति की झलक नहीं है। और कृष्णामाचारी जी ने अव्यक्त रूप से इस बात को स्वीकार भी किया कि भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति की झलक नहीं है। कृष्णामाचारी जी ने अपने वक्तव्य में एच.वी. पाटस्कर के उस मशहूर टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिसमें पाटस्कर जी ने कहा था कि इस संविधान की मेरे से यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है, संविधान को संशोधित किए जाने की जो शक्ति इस संविधान में है, वही इस संविधान की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने राष्ट्रपति की निरंकुशता के बारे में भी सवाल उठाए और चर्चा की। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान ने राष्ट्रपति को निरंकुशता प्रदान नहीं की है। इन्होंने ब्रिटेन के राष्ट्रपति के अधिकार जैसे हैं वैसे अधिकार भारत के संविधान में हमारे राष्ट्रपति को प्रदान नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति के निरंकुश होने की स्थिति भारत में नहीं है, इस बात को स्पष्ट किया। कृष्णामाचारी जी का भाषण बहुत लंबा हो रहा था, तो इस बीच में एक सदस्य महावीर त्यागी जी ने टिप्पणी कर उनको रोका कि अब बड़ लंबा होते है जी, थोकन कम बोल करके। तो कृष्णामाचारी जी ने अपने भाषण को फिर अंतिम
रूप दिया और बहुत जल्दी उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति, चूंकि संविधान लागू नहीं हुआ था इसलिए उनको राष्ट्रपति के रूप में संबोधित तो इस दिन नहीं किया जा रहा था, वो माननीय अध्यक्ष ही थे। उन्होंने कहा कि भाई बहुत समय लग रहा है और आप लोग अपना भाषण लंबा चौड़ा ना बोलें, 5 मिनट में अपनी बात कहें। फिर डॉक्टर पी सुब्बा राव के बाद महावीर त्यागी जी को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर पश्चिम बंगाल के सुरेश चंद्र मजूमदार जी ने अपना भाषण दिया। सुरेश चंद्र मजूमदार जी के भाषण में उन्होंने शिवाजी का उल्लेख किया। यह बात मैं आप लोगों को उल्लेखनीय तौर पे बताता हूं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के जो तत्कालीन महामना थे उनके नाम के साथ शिवाजी के नाम का भी उल्लेख किया। फिर देशबंधु गुप्ता जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई भी खंड हमने नहीं जोड़ा है, यह बहुत आवश्यक था। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी संविधान ने भी बाद में संशोधन करके एक खंड जोड़ा है, तो हमको इस संबंध में विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 24 तारीख को हुए लंबे चौड़े बहस के बाद सभा उस दिन समाप्त हुई थी और दूसरे दिन यानी आज के ही दिन सुबह 10 बजे यह सभा पुनः संवेद की गई थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान वर्तमान में हमारा है उसके पक्ष में अपने उद्गार व्यक्त किए थे। अंबेडकर ने अमेरिका के संविधान बनाने वाले महान व्यक्ति थॉमस जेफरसन का उल्लेख करते हुए कहा था कि वर्तमान संविधान वर्तमान पीढ़ी को जोड़ता है, वर्तमान संविधान वर्तमान पीढ़ी को बांधता है, न कि भविष्य की पीढ़ी को बांधता है। भविष्य की पीढ़ी अपनी समय, काल और परिस्थिति के अनुसार से इसमें संशोधन कर सकती है, यह शक्ति हमने संविधान में दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस संविधान को अंगीकार करते हुए अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल संवैधानिक तरीकों का प्रयोग अब करेंगे, अर्थात क्रांति, सविनय अनुज्ञा, असहयोग, सत्याग्रह जैसे तरीके जो हैं उनको अब हमको छोड़ना पड़ेगा। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों से कोई रास्ता बचा नहीं था, उस समय इन असंवैधानिक तरीकों का बड़ा औचित्य था। लेकिन अब संवैधानिक तरीके खुल गए हैं, रास्ते खुल गए हैं आपके पास, इसलिए अब उन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं रहा। अंबेडकर जी ने उस दिन एक प्रमुख टिप्पणी यह की कि अब हमको नायकों की पूजा छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल के उस उद्धरण का उल्लेख करते हुए कहा था, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह कहा था कि लोकतंत्र को यदि बचाए रखना है तो संस्थाओं को नष्ट करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा न करें, किसी एक ही व्यक्ति पर भरोसा न करें। उन्होंने सर BN राय, श्री SN मुखर्जी सहित कामत, डॉक्टर PS डे, श्री सिधवा जैसे लोगों को भी थैंक्स कहा, जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर की बातों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विरोध करते रहे हैं। और उन्होंने स्वीकार किया कि ये विद्रोही थे, इनके विचार विद्रोही थे। इन्हीं वैचारिक विरोधों, मतभेदों और संयुक्त प्रयास से यह संविधान आपके समक्ष इस रूप में आ पाया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उनके सुझावों को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं था, मगर यह याद रखें, उन्होंने यह भी कहा कि इससे उनके सुझावों का महत्व कम नहीं हो जाता। नहीं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कार्यवाही को जीवंत बनाने में जो सेवा प्रदान की है उसका महत्व भी कम नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का कृतज्ञ हूं, मैं कृतज्ञ हूं उनका। तो साथियों, संविधान पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो आज तो बस इतना ही, और फिर कभी संविधान पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। संविधान दिवस की पुनः शुभकामनाएं।